हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्लास 10th कक्षा 10वीं में आपकी अभी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है 7 अक्टूबर से। इसी की तैयारी के लिए साइंस विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसके क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मेरा टाइम वेस्ट कर अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्लास 10th कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान साइंस अध्याय 6 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको बताना है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा बनाती है। जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जाइलम होते हैं, जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया हुआ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, क्लोरोफिल की उपलब्धता। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। तो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, क्लोरोफिल की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, बोर्ड परीक्षा 2019। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बताना है वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको वृक्काणु होता है उसकी रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन 2 भागों का बना होता है, बोमेन संपुट। नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है। इससे धमनिकाओं कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दिया हुआ था हमारा ए, जो था बोमेन संपुट, और बी दिया हुआ है स्रावी कुंडलित भाग। यह बोमेन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला दिया हुआ है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरी दी हुई है यू आकार का हेनले का लूप, और तीसरा दिया हुआ है दूरस्थ कुंडलित नलिका। प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिक अम्ल आदि होता है, को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं।
नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इस पदार्थों का चयनित क्षण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्र वाहिनी में एकत्रित होता है, जहां से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव में वहन तंत्र घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। मानव में वहन तंत्र घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। उत्तर होगा, मानव के वहन परिसंचरण तंत्र के घटक निम्न हैं, रक्त, हृदय, रुधिर वाहिकाएं। पहली पढ़ते हैं, पहला दिया हुआ रक्त। तो रक्त दिया हुआ है, यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। नेक्स्ट दूसरा है हृदय, यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। रुधिर वाहिकाएं, तीसरा है रुधिर वाहिकाएं, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। परिवर्तित भोजन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, वायवीय श्वसन इस साइड दिया हुआ है और अवायवीय श्वसन इस साइड दिया हुआ है। वायवीय श्वसन होगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वायवीय श्वसन का, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अवायवीय श्वसन का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, और इसका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है चौथा, इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है वायवीय श्वसन का, और अवायवीय श्वसन का इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, उच्च श्रेणी के जीवों में यह क्रिया होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वायवीय श्वसन होता है ये उच्च श्रेणी के जीवों में होती है, और अवायवीय श्वसन ये क्रिया निम्न श्रेणी के जीवों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स,
हम आपको बता दें ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अभी इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इस पार्ट जो हमारा पार्ट 6 है जय प्रक्रम, इसके अभी कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वो हम इसी के पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नंबर 10 दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताना है श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसका उत्तर होगा श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।